जय हिंद ऑल ऑफ यू। हमारी आपकी करंट अफेयर की क्लास आज फिर स्टार्ट होने जा रही है और करंट अफेयर में हम आप जो कुछ घटनाएं एक दो दिन में घटी हुई हैं उन्हीं को हम आप यहाँ एनालिसिस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या क्या रखा गया है हमारे आपके लिए, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना और प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। आ जाइए टॉपिक पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो रखे गए हैं। तो सबसे पहले समझिए टॉपिक में अगर हम आप देखें, आज का जो टॉपिक है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये टॉपिक रखा गया है। एक तो हम लोग चूंकि आज हमने यहाँ जो हम देख रहे हैं वो कई टॉपिक जो है रखे गए हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो उसमें से दो या तीन आपको यहाँ पर डे दिख रहे होंगे, जो कि अभी रिसेंट जल्दी में ये दिवस मनाए गए हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो 2-3 दिन में अभी या अप्रैल में जो 1-2 या 2 से 3 जो है दिन है, दिवस है, वो एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। आपने देखा होगा पीसीएस 2024 के एग्जाम में पहले होता था कि वो डे देते थे और पूछते थे कि ये दिवस किस दिन मनाया जाता है या उसकी थीम क्या थी। इस वर्ष एग्जाम में उन्होंने ऐसा किया कि क्रोनोलॉजी पूछ लिया, मतलब कि दिवस का नाम दे दिया कि ये दिवस, और फिर बोला कि इन्हें सीक्वेंस से लगाइए, दैट इज क्रोनोलॉजी से लगाइए, कौन पहले हुआ या कौन सबसे बाद में हुआ। इसका मतलब यह है कि पेपर का पैटर्न बदल रहा है, हमें डे भी याद रखना होगा और किस दिन मनाया जाता है फोकस हमें वहां पर भी करना होगा। इसीलिए हमने ये आपका टॉपिक रखा है, विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की बात की गई है। आप ये कह सकते हैं कि इसे हम आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद एक टॉपिक जो कि न्यूज में था अभी, जो है मतलब सरकार द्वारा जो है इसको मतलब ये एक प्रोग्राम लाया गया, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये हमारे लिए वो भी फेज 2, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट 2025, मतलब टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट 2025, ये कौन सी जो है रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट है आपकी जिसे कहा जाता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट 2025। उसके बाद अभी एक समिट हुई है जिसे हमने कहा 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, मतलब ये समिट हुआ है और ये समिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये 5 अप्रैल है, यहां पर ध्यान में रखिएगा, ये 5 चूंकि स्टार्टिंग से माना जाता है तो ये 4 अप्रैल है, ध्यान में रखिएगा, स्टार्टिंग 4 अप्रैल होगा, ये ध्यान में रखना है। इतने टॉपिक आज हमारे करंट अफेयर में हैं जिन्हें हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, तो सभी लोग व्यवस्थित हो जाइए। देखते हैं हम लोग इन सब चीजों में क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस, पहला टॉपिक जो हमारा है वो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस का मतलब ये हुआ नेशनल मैरीटाइम डे, ये आपका दिन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, चूंकि राष्ट्रीय समुद्री दिवस है मतलब इसका जो संबंध होगा वो बेसिकली भारत से होगा, मतलब भारत के लोगों द्वारा इसको मनाया जाता है। हम आपको बता दें कि ये मनाया इसलिए जाता है 1919 की बात है, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। उसी के बाद चूंकि ब्रिटिशर्स का यहाँ पे जो है वो शासन था, 1919 में हमारा एक कमर्शियल शिप, मतलब एक व्यापारिक जहाज, पानी का जहाज, वो लंदन गया था, जो कि भारत से गया था और उसका नाम था SS लॉयल।
उसी एसएस लॉयल पर जो लोग गए थे उसी के, चूंकि जो मैरीटाइम दैट इज जो समुद्री यात्रा पर होते हैं, या चाहे व्यापारिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे देश की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके महत्व को बताने के लिए, उनके द्वारा कार्य किए गए कार्यों के इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान में रखिए, ये दिवस 1919 के रेफरेंस में हिस्टोरिकल इसका जो है बैकग्राउंड ये है कि 1919 में 5 अप्रैल के दिन हमारा एसएस लॉयल नाम का जो है जहाज वो भारत से ब्रिटेन गया था, वो पानी का जहाज था। उसी को ध्यान में रख के 1964 में 1964 में हमने इस दिन को मनाना शुरू किया था। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में हर वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। एक तो आपको ध्यान में रखना है कि समुद्री दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए वही पॉइंट्स, 1919 में भारत का पहला व्यापारिक जहाज एसएस लॉयल्टी, ध्यान दीजिए, एसएस लॉयल्टी मुंबई से लंदन के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला था। ध्यान में रखिए, ये अपनी पहली यात्रा पे इसको निकाला गया था, ले गए थे जो कहां से, तो मुंबई से लंदन। ये व्यापारिक जहाज था, मतलब एक कॉमर्शियल शिप थी, ये हमें ध्यान में रखना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1964 में हुआ था। याद रखिए 1964 में इस दिवस को मनाना शुरू किया गया था, इस दिन के इंपॉर्टेंस को देखते हुए। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन बहादुर लोगों को सम्मानित करना है जो महीनों समुद्र में रहकर भारत के वैश्विक व्यापार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि खासकर जो ट्रेड जो है या कमर्शियल जो एक्टिविटी है भारत और किसी दूसरे देश के बीच में, तो बहुत सारे माल, बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारी वस्तुएं, गुड्स वो भेजे जाते हैं पानी वाले जहाज से। और जब पानी वाले जहाज से वो भेजे जाते हैं, उसके कारण उस पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो समुद्र में जहाज पर जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। उनको बहुत सारी जो है वो समस्याओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी उनके लिए चिंताएं होती हैं। इन सबके इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। भारत की समुद्री विरासत और राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा में समुद्री क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का जो है वो सम्मान किया जाता है। याद रखिए, चूंकि अगर हम आपको ये बताएं कि अगर भारत की आप बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आप भारत की बात करेंगे तो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है वो बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि डेंस है। भारत जो है एक ऐसा देश है जिसके 3 तरफ से क्या है, तो 3 तरफ से इसके आपको क्या दिखेंगे, तो 3 तरफ से आपको समुद्र दिखेंगे। आप देखिए ये भारत का जो है ये अरब सागर है, ये भारत का ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ध्यान दीजिएगा। अब भारत का जो समुद्री मार्ग है ये आपका इंडियन ओशियन है। अब समझिएगा, यहां से अरबियन सी, अब यहां से समुद्र से होते हुए रेड सी से होते हुए, ध्यान में रखिए, बीच में आपको कौन मिलेगा, तो रेड सी से होते हुए हम जो है पहुंचते हैं कहां पर, स्वेज नहर से होते हुए हम पहुंचते हैं मिडिल एशिया की तरफ। कहां पहुंचते हैं, एक तो ये रूट है। अब इस रूट पर जो लोग जाते हैं तो उनके लिए बहुत चैलेंज होता है। दूसरा, आप मान लिया चेन्नई से ऐसे निकले और इधर से होते हुए आप जापान तक जाते हैं, कहां तक, जापान, और इधर आप रसिया तक जाते हैं। इस स्थिति में भारत का समुद्री सीमा है। भारत की हम आप जानते हैं कि जो भारत है, भारत की जो समुद्री सीमा है, उस समुद्री सीमा की जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर।
7516.16 किलोमीटर ये टोटल इसकी जो है वो समुद्री सीमा है। मतलब कि टोटल समुद्री सीमा इतनी है, लेकिन जब आप मुख्य सीमा की बात करेंगे यहां से यहां तक, तो ये होता है 6100 किलोमीटर, लगभग जो है 6100 किलोमीटर के आसपास ये होता है। तो ध्यान में रखना है ये आपका समुद्री सीमा। अगर हम आप देखें समुद्री सीमा के महत्व की बात, तो भारत के अगर राज्यों की बात करें तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्ट पर हैं। कहां पर हैं? जो कोस्ट पर हैं, दैट इज जो कहां पर हैं? जो तट पर हैं। कहां पर हैं? तो ये आपके कोस्ट पर हैं। आप देखेंगे यहां से गुजरात से लेकर और बंगाल तक जब ऐसे जाएंगे तो ये 9 स्टेट्स हो जाएंगे। अगर आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी मिला लेंगे, या आप जो है क्या कहते हैं आपका जो है पुदुचेरी, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। मुख्यतः अगर राज्यों की बात करें तो 9 राज्य हैं। तो ये भारत की समुद्री सीमा जो है देखने को मिलती है। चलिए हम आप नेक्स्ट जो है देखते हैं। जो पॉइंट्स हमें देखना था ये हमने आपको बताया, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है। अब अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है कि विकास। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम आप देखें तो वो आपको टॉपिक दिख रहा है कि विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है कब? वो मनाया जाता है 6 अप्रैल, दैट इज 6 अप्रैल को इसे जो है वो मनाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा ये अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस है। तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका गोल रहा है देखा जाए अगर, तो ये इसके साथ देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। डेवलपमेंट और पीस के लिए मनाया जाता है, क्योंकि खेल जो है हम आप मानते हैं कि कहा जाता है कि खेल मैत्रीपूर्ण संबंधों को क्या करता है? बढ़ाता है। मतलब कि जो खेल होते हैं वो अलग अलग देशों में एक जो है मित्रवत संबंध, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं और विश्व में शांति देखने को मिलती है, जिससे जो है विश्व का क्या होता है? कहीं ना कहीं जो है वो एक आप कह सकते हैं वेलफेयरिज्म की तरफ जाता है। वेलफेयर होता है, कल्याण होता है। तो याद रखिए इसे कब मनाया जाता है? तो इसे 6 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इसकी थीम, इस वर्ष का थीम है खेल के मैदान को समतल करना, सामाजिक समावेश के लिए खेल। याद रखिए ये इसका जो है क्या है? तो थीम है लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन। दैट इज सोशल इंक्लूजन, खेल के माध्यम से सबको क्या किया जाए? सामाजिक रूप से एक बनाया जाए, जिससे कोई मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से बाहर ना हो सके। इस खेल जो है इसका स्पोर्ट डे मनाने का ये एक जो है कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ध्यान दीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाँ, एक पॉइंट हम आपको यहां पर ये बताएं कि ये है आपका क्या? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। ध्यान में रखना है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। अगर हम आप देखें राष्ट्रीय खेल दिवस, भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय खेल है वो कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। भारत में जो राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है वो खेल मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 ऑफ अगस्त को इंटर जो है क्या कहते हैं नेशनल स्पोर्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि इंटरनेशनल स्पोर्ट डे हम आप कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हमने आपको 6 अप्रैल, दैट इज 6 अप्रैल की डेट जो है वो बताई है। इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिए हम आप विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे की बात होगी 2025 में।
याद रखिए इसे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो, आइए हम लोग देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया कब जाता है? तो 7 अप्रैल को। ध्यान में रखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना। हम लोग क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ डे ये मनाया जाता है। अब ये मनाया इसलिए जाता है 7 अप्रैल को क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को जो आपका WHO है, जिसे कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम आप WHO कहते हैं। WHO ये इसी दिन इसको स्थापित किया गया था। मतलब कि इसका जो फाउंडेशन हुआ था, वो फाउंडेशन कब हुआ था? तो फाउंडेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। ध्यान में रखना है, इसी के कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अच्छा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहां पर है? ध्यान में रखिएगा, जेनेवा। जेनेवा दैट इज ये है आपका स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा, जहां पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। तो एक लाइन में अगर आप समझें कि आखिर वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। ध्यान में रखना है, कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करके बेहतर जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। इस बार का जो थीम है, याद रखिए, ये थीम हम आप कब की पढ़ रहे हैं? तो 2025 में जो स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, उसका जो थीम था स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, दैट इज हेल्दी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर्स। ध्यान में रखना है, हेल्दी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर्स, ये इसका क्या था? तो ये इसका जो है आपका क्या कहते हैं, थीम था। ध्यान में रखिएगा, ये आपका लोगो है आपके जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस की। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब हम आप देखे हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है भारत सरकार का, जो मतलब आप ऐसे समझिए कि भारत में, देखिए विलेज है, भारत में उन देशों, उन राज्यों के गांवों को भारत सरकार द्वारा फंड और वित्त पोषण द्वारा, मतलब उनको जो है पैसे से उन गांवों को विकास किया जा रहा है। खासकर वह गांव जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं, चाहे चाइना के सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर, या आपका नेपाल भूटान की सीमा पर, ऐसे गांवों को डेवलप किया जा रहा है। वहां पर उनको बहुत मतलब हाईटेक तरीके से बनाया जा रहा है। उसे ही कहा गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या कहा गया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसे ही जो है वो कहा गया है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये खास कर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है, ये प्रोग्राम गृह मंत्रालय का है। ये प्रोग्राम शुरू किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गांव है, खासकर वो गांव जो एकदम बॉर्डर पर हैं, ऐसे गांवों को भारत सरकार विकसित कर रही है। वहां बेसिक और एसेंशियल सुविधा दे रही है। वहां पर स्ट्रेटेजिक तरीके से डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रही है। इसे कहा जाता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। याद रखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये तो शुरू था, ये देखें तो 2023 में ही ये शुरू था, लेकिन सरकार ने अभी
इसको जो कैबिनेट है, मतलब कि कैबिनेट ने जो आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसके फेज 2 को फिर से स्टार्ट किया है, जो 2028-29 तक चलेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और उसका हम आप क्या पढ़ेंगे, फेज 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज आपका खत्म हो गया, जिसमें उन राज्यों को टारगेट किया गया था जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में थे, खासकर जो चाइना के बॉर्डर पर थे या जो आपके जो है म्यांमार के बॉर्डर पे थे, उनको डेवलप किया गया। उनको जो है आपका जो स्ट्रेटेजिक तरीके से सारी व्यवस्था की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। लेकिन अब सरकार दूसरा फेज लाई है, इसमें 17 राज्यों के, याद रखिए इसमें दायरा बढ़ा दिया गया, 17 राज्यों के गांवों को विकसित करने की बात की गई है। कितने राज्यों के, तो 17 स्टेट्स को अब शामिल कर लिया गया। और हम आप जानते हैं भारत के लगभग 18 राज्य, पहले 17 था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब दो यूटी बन गए तो अब 18 हो गए। भारत के 18 राज्य ऐसे हैं जिनकी लोकेशन कहां है, जिनकी लोकेशन किसी न किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, कोई ना किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो जितने राज्य सीमा दूसरे देश के साथ बनाते हैं उन सारे राज्यों को फेज 2 में शामिल कर लिया गया, और जितने गांव बॉर्डर पर होंगे सारे गांवों को विकसित किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, उन गांवों को बहुत ही जो है हाईटेक रूप में बनाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था, भारत का अपना अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से डिफाइंड और परिभाषित हो सके। तो ये वही टॉपिक रखा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि वाइब्रेंट जो है विलेज प्रोग्राम का फेज 2 शुरू होने जा रहा है। कौन सा फेज 2, फर्स्ट फेज खत्म हो गया और फेज 2 स्टार्ट किया गया है, ये ध्यान में रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2025 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को केंद्रीय योजना के रूप में मंजूरी दे दी है। याद रखिए, ये योजना मतलब वाइब्रेंट प्रोग्राम जो है ये सेंटर की जो है आपकी स्कीम है, इसमें राज्यों का कोई भी जो है वो पैसा नहीं लगता या पार्टिसिपेशन नहीं है, मींस ये आपकी सेंटर ओरिएंटेड स्कीम है, ध्यान में रखना है। इसे वर्ष 2028-29 तक लागू किया जाएगा, मतलब इस स्कीम को 2028-29 तक चलाया जाएगा, जिसमें उन 17 गांवों के 17 राज्यों के गांवों को जो बॉर्डर पर होंगे उन्हें हर तरीके से जो है विकास किया जाएगा, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसमें पूरा पैसा कौन देता है, तो पूरा का पूरा इसमें जो फाइनेंसिंग होती है वो सेंटर गवर्नमेंट का होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का किसी तरीके से फाइनेंसिंग में तो कोई भी रोल नहीं होता है। यह अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं मतलब लैंड बाउंड्री, याद रखिएगा, अगर हम आप देखें भारत की, हम आप लैंड बाउंड्री की अगर बात करें, समझिएगा, तो भारत की जो लैंड बाउंड्री है, भारत की जो लैंड बाउंड्री है, हम आप जानते हैं इतनी चीजें जो है, समझिएगा, चलिए अब ध्यान दीजिए, भारत की जो लैंड बाउंड्री है यहां से गुजरात वाले कोस्ट से ऐसे जब आप आएंगे, भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो जब आप ऐसे घूमते हुए आप यहां तक आएंगे, खासकर म्यांमार तक, तो ये जो आपका पूरा रीजन होगा इसे कहा जाता है लैंड बाउंड्री। ये कौन सी बाउंड्री है, तो इसे कहा जाता है लैंड बाउंड्री, ये लैंड बाउंड्री होती है। और इसी ये जो लैंड बाउंड्री है, भारत की जो लैंड बाउंड्री है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। याद रखिए,
भारत की लैंड बाउंड्री की लेंथ है 15,200 किलोमीटर और भारत की जो लैंड बाउंड्री है इसके साथ 7 देशों की सीमा लगती है। कितने? 7 देशों की सीमा जो है वो लगती है लैंड बाउंड्री के साथ। और इसी लैंड बाउंड्री पर स्थित जो गांव हैं उन्हीं गांवों को क्या किया जाएगा? तो उन्हीं गांवों को विकसित किया जाएगा, ये ध्यान में रखना होगा। अब अगर भारत की लैंड बाउंड्री की हम बात करें कौन कौन बनाते हैं, तो हम आप देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है आपका बनाता है। आपने चाइना का नाम सुना है। आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो है बाउंड्री बनाता है। आप देखेंगे तो नेपाल बाउंड्री बनाता है। आप देखेंगे तो भूटान बाउंड्री बनाता है। ठीक है। आप देखेंगे तो यहां पर जो है म्यांमार बनाता है, ध्यान में रखिए, म्यांमार बनाता है। और यहां पर आप देखेंगे ये आपका नेपाल हो जाएगा, नेपाल बनाता है। नेपाल के बाद आपका जो है वो म्यांमार बनाता है, ध्यान में रखना है, म्यांमार। उसके बाद आपका भूटान बाउंड्री बनाता है और भूटान के बाद आपका अफगानिस्तान बाउंड्री बनाता है, ध्यान में रखना होगा। सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश की है, वो भी 4096 किलोमीटर। चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री है लगभग 3310 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है। भूटान के साथ 587 है। अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री 106 किलोमीटर है। तो ध्यान में रखना है, ऐसे गांवों को विकास किया जाएगा जो इन देशों की सीमा पर लोकेटेड होंगे और उसी योजना को क्या कहते हैं? उसी योजना का नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो ये लैंड लॉक की बात होगी, इधर वालों की बात नहीं होगी, इधर वालों की बात होगी जो लैंड लॉक सीमा पर जो है वो लोकेटेड है। तो आइए हम आप समझते हैं। अभी हमने कहा इसमें किसको शामिल किया गया है? भूमि सीमाओं। और भूमि सीमाओं का अर्थ क्या होगा? भूमि सीमाओं का अर्थ हो जाएगा लैंड बाउंड्री। ध्यान में रखना है, इसमें कौन सी बाउंड्री शामिल होगी? लैंड बाउंड्री के साथ स्थित रणनीतिक गांव के विकास पर केंद्रित है। रणनीतिक मतलब क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक विलेज। स्ट्रेटेजिक विलेज वो विलेज जो किसी सीमा पर है, जिनका इंपॉर्टेंस है, ऐसे गांवों को जो है डेवलप किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत दायरा बढ़ाकर पूर्वोत्तर के साथ, याद रखिए पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य थे, इन 8 राज्यों के बाद और जो राज्य जैसे 17 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल किया गया है। केंद्र शासित मतलब जो आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 1 था, उसमें केवल नॉर्थ ईस्ट के आपके लगभग 8 राज्य लिए गए थे। लेकिन जो फेज 2 शुरू किया गया है, इस फेज 2 में सरकार ने अदर वो 17 राज्य शामिल किए गए, इंक्लूडेड विद यूनियन टेरिटरी लाइक लद्दाख एंड कश्मीर, इनको भी शामिल किया गया और इनके भी गांवों को क्या किया जाएगा? वाइब्रेंट विलेज जो है प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जाएगा। तो याद रखिए फेज 2 में जो दायरा था, उस दायरे को क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है, दायरे को और ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया है फेज 2 में। नेक्स्ट आप देखेंगे तो देखिए अब इसका गोल क्या है, ध्यान देना है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, गोल क्या है? एक तो बुनियादी ढांचा विकसित करना, दैट इज उन गांवों में क्या किया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका डेवलप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया जाएगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। ये हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड किया जाएगा। किसको? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप्ड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आजीविका में सुधार, मतलब कि लोगों को लाइवलीहुड दैट इज
आजीविका मिले, मतलब लोगों को रोजगार मिले। यहां पर किसकी बात की गई है? रोजगार की बात की गई है और उनकी आवश्यकताओं की बात की गई है। तो इसके तहत ये भी जो है आपका किया गया है, तो ध्यान में रखना है, इसमें ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना, मतलब जो सिक्योरिटी है, जो बाउंड्री पर जो सिक्योरिटी है, उन सिक्योरिटी को और ज्यादा जो है वो क्या करना, मजबूत करना और ज्यादा पावरफुल करना, दैट इज स्ट्रांग बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है अपराध रोकथाम, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ, याद रखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। क्राइम का क्या करना, रोकना। अब इसमें क्या है क्राइम में, जैसे लोग एक जगह से बाउंड्री मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश वाले हमारे देश में आ जाते हैं, विभिन्न प्रकार का ट्रैफिकिंग होता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी होता है, जैसे मादक पदार्थ दैट इज ड्रग्स आदि का जो है वो ट्रैफिकिंग करते हैं, तस्करी करते हैं, जिसको रोका जा सकेगा क्योंकि वो जो बाउंड्री पर जो गांव हैं उन गांवों को बहुत ज्यादा हाईटेक कर दिया जाएगा, जिससे उनका डेवलपमेंट होने से होने वाले क्राइम को क्या कर सकेंगे, कम कर सकेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, दैट इज जो नेशनल यूनिटी है, नेशनल यूनिटी को क्या किया जा सकेगा, तो नेशनल यूनिटी को कहीं ना कहीं जो है वो आपका एक्सिलरेट किया जा सकेगा, दैट इज बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो ध्यान में रखिए, नेशनल यूनिटी बढ़ेगी क्योंकि हमारी चौकसी बढ़ जाएगी, बॉर्डर पे हमारा जो है वो जब देख रेख बढ़ जाएगा, इससे हमारे राज्यों का जो है वो कहीं ना कहीं या देश की सुरक्षा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर उन गांवों पे हम नजर डालेंगे, उन गांवों को हम विकसित करेंगे, गांवों में सुविधा देंगे, तो बॉर्डर पे रहने वाले गांवों में जो लोग होंगे उनका हमारे प्रति इमोशंस बढ़ेगा, वो मानेंगे कि हाँ हम लोग इनसे जुड़े हैं, जिससे वो भी हमारे स्ट्रीम जो है जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है, उससे जुड़ जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं देश की एकता क्या होगी, बढ़ेगी, दैट इज यूनिटी क्या होगी, वो स्ट्रांग होगी। तो याद रखिए, इसको लाने का एक कारण ये भी है, जिससे बाउंड्री पर चौकसी बढ़ेगी, वहां के लोगों को सुविधा मिलेगा, तो वो देश के अदर भागों के साथ खुद को जोड़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका ये जो आपका वाइब्रेंट विलेज फेज 2 है, इसका का फोकस विकसित भारत 2047 और सुरक्षित, संरक्षित एंड और जीवंत सेवाएं विजन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित रणनीतिक गांव मतलब स्ट्रेटेजिक विलेज का समग्र दैट इज इंटीग्रेटेड विकास डेवलप, जो कि फेज 1 में शामिल नहीं थे। फेज 1 में हम बस केवल इतना ध्यान दिए कि जो गांव थे उनको बेसिक हम जो है एसेंशियल डेवलपमेंट किए, उनमें किसी तरीके का हमने बहुत बड़ा गोल नहीं रखा था। लेकिन फेज 2 में आप देखिए, भारत 2047 को हम विकसित बनाने का जो है गोल रखे हैं, तो इसमें भी हमने 2047 का गोल जो है वो किया, देश को सुरक्षित करना। इस विजन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो स्ट्रेटेजिक गांव है, सीमा पर जो गांव है, उनका हम इंटीग्रेटेड डेवलप चाहते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब चौमुखी विकास हो, जिससे वो अपने आप को देश के साथ जोड़ता हुआ महसूस कर सकें, जुड़ता हुआ महसूस कर सकें। तो फेज 1 के दायरे को क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का फेज 1 फरवरी 2023, याद रखिए हमने अभी बताया भी है, फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अधीन प्रोग्राम है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये 2023 में स्टार्ट किया गया था, जो कि गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। इसका सेकंड फेज स्टार्ट जो है वो किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से ये हमें ध्यान में रखना है। अभी मैंने आपको बता दिया है कि इससे रिलेटेड जो चीजें थी वो हम लोगों ने डिस्कस, यहां पर हमने बता दिया कि भारत की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को देखते हुए इस तरीके से चीज जो है वो सामने आती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, एक रिपोर्ट आई है, ध्यान देना है, एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट आपके सामने में रखूंगा। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, टेक्निकल इनोवेशन रिपोर्ट 2025, प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट 2025। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो
ये रिपोर्ट इस तरीके से, चूंकि जो यूनाइटेड नेशन का आपका जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट का जो आपका एक कन्वेंशन हुआ था उसके तहत है, जिसे हम लोग संस्था को जो है अंकटाड कहते हैं, उसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इस रिपोर्ट में हर एक देश में जो नई नई चीजें इनोवेशन होता है, नई नई चीजें जो खोज की जाती हैं, उन्हीं नई नई चीजों के खोज करने को लेकर के कोई देश कितना अपने यहां टेक्निकली इन्वेंटिव चीज कर रहा है, कितना पैसा, कितना फाइनेंस वो नई नई चीजों वैज्ञानिक रूप से खोजने में कर रहा है, उसी आधार पे ये रिपोर्ट आपके जारी की जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी देश के, कोई देश है, उस देश के लोग वैज्ञानिक रूप से कितना जो है अपने आप का अपना रुचि, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसी पूरे का रिपोर्ट जो है ये तैयार किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट। इसे हम आप क्या कहते हैं? टेक्निकल इनोवेशन रिपोर्ट। ठीक, ये आपकी रिपोर्ट होती है। अब देखिए, रिपोर्ट जारी किसने किया? अंकटाड ने किया है। यूनाइटेड नेशन, ध्यान में रखना है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम होता है, ध्यान में रखिएगा, ये इसका जो है पूरा नाम होता है, अंकटाड जो है नाम है। इसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के उन मुद्दों को समाहित करना होता है जो विकासशील देशों के लिए सामयिक और महत्वपूर्ण है। याद रखिए, इसमें हम आप विज्ञान मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के उन इश्यूज को शामिल किया जाता है जो डेवलपिंग देशों के लिए जरूरी होते हैं, वो भी करंट में। यहां पे सामयिक मतलब क्या हुआ? उसी समय, करंट में जरूरी और इंपॉर्टेंस रखते हैं, ऐसी चीजों को जो है इन्वेंटिव या इन्वेंशन करने के लिए ये जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है कि कोई देश समय के साथ, जरूरत के साथ कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कितना साइंटिफिक अप्रोच जो है वो रखता है। इसका शीर्षक क्या है? शीर्षक है विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दैट इज इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। इसका जो है अगर हम आप देखें तो हम आप क्या कह सकते हैं? इसका जो है हो जाएगा इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। ये इसका जो है वो क्या होता है? तो अंग्रेजी वर्जन क्या होगा? इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। ठीक, ये इसका जो है अंग्रेजी वर्जन होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, मतलब फ्रंटियर मतलब कि जो देश अपने आप को किसी नए इन्वेंटिव चीज में कितना तेजी से इन्वॉल्व करता है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स के लिए तत्परता में भारत 170 देश में 36वें स्थान पर है। इस बार हम 170 में कितने स्थान पे हैं? 36वें स्थान पर हैं। इसका मतलब क्या है कि हम किसी चीज को खोजने, कई नई चीज उसका इन्वेंटिव करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए हम खुद को कितना तैयार रखते हैं, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो वो 36वीं है। ध्यान में रखना है, भारत की रैंकिंग है 36वीं। जहां तक हमें याद है कि 2023 में ये रिपोर्ट जो आई थी, चूंकि ये रिपोर्ट 2024 के अनुसार बनाई गई है कि 2024 में क्या क्या हुआ था, क्योंकि जो हो चुका है उस आधार पे बनाया गया है। 2023 में हमारा स्थान इसमें 48वां था, तो हमने काफी सुधार किया है, काफी हमने अपने आप में जो है वो चेंज किया है, जिससे हमारी रैंक अच्छी हो गई। इसमें हमारा रैंक 36वां है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत 170 देशों में 36वें नंबर पे जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में 2023 में एआई में महत्वपूर्ण निजी निवेश के साथ भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है।
याद रखिए, क्योंकि इसमें 2023 से लेकर के 24 तक की पूरे डाटा लिए जाते हैं। 118 देश, जिनमें से अधिकांश दक्षिणी वैश्विक, याद रखिए ग्लोबल साउथ, इसी को हम आप क्या कहते हैं, ग्लोबल साउथ। और ग्लोबल साउथ का मतलब वो देश जो साउथर्न सदर्न हेमिस्फीयर या एशिया के साउथ वाले पार्ट में, मतलब अलग अलग जो है कॉन्टिनेंट के साउथ वाले रीजन में है। वैश्विक एआई, ग्लोबल एआई शासन चर्चाओं से गायब रहे। 118 वो देश हैं जो खासकर ग्लोबल साउथ के, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो चर्चा डिस्कशन हो रहा था, वो अपनी रुचि ना दिखाते हुए खुद क्या थे, गायब थे। तो ध्यान में रखना है, ये एक बैड मतलब रिपोर्ट में बताया गया है कि इनकी रुचि नहीं थी। वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियां एआई के कारण प्रभावित हो सकती हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर एआई को बढ़ावा दिया जाएगा, इंटेलिजेंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, तो शायद आने वाले समय में 40% नौकरियों पे प्रभाव पड़ेगा, लोग बेरोजगार हो सकते हैं। भारत और चीन विश्व के एकमात्र विकासशील देश हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत और चीन, ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस करिए। भारत और चीन विश्व के एकमात्र विकासशील देश हैं जो 2023 में एआई में महत्वपूर्ण निजी निवेश किए हैं। याद रखिए, देखा जाए तो अमेरिका, जो हमारे यहां भारत की अगर हम आपको बात करें, तो भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। आप देखेंगे भारत में जो बड़े बड़े व्यापारिक घराने हैं, मतलब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो आप देखोगे वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च में अपना कोई भी पैसा नहीं लगाते हैं। वो ऐसी जगह अपना पैसा लगाते हैं जहां पर इनको सियोरिटी दिख रही होती है कि ये जो मैं पैसा लगा रहा हूं, इस पैसे का मुझे जो है रिफंड हो पाएगा, मेरा नुकसान नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं अमेरिका जैसा देश जो है, वो नई नई चीजों पे जो है कहीं ना कहीं वो क्या करता है, रिस्क लेता है, खासकर साइंटिफिक चीजों में। और वो ये नहीं सोचते कि मेरा रुपया, मेरा पैसा डूब जाएगा। याद रखिए, सरकार तो जो कुछ भी जो है वहां पे इनिशिएटिव लेती है, अपने यहाँ हमारे इंडिया में भी भारत सरकार इनिशिएटिव लेती है, लेकिन प्राइवेट लोगों को साइंटिफिकली या साइंस टेक्नोलॉजी में कोई भी रुचि नहीं है। आप देखोगे बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन खोल लेगा, लेकिन अगर आप कहो वो सैटेलाइट में, वो किसी नई वैक्सीन में, वो किसी नई जो है मेडिसिन में वो अपना पैसा लगाए, जहां रिसर्च और इनोवेशन की बात हो, वो अपना पैसा नहीं लगाता। भारत के लोग, भारत की जनता, भारत के बिजनेसमैन को इसमें रिस्क लेने में वो डरते हैं। लेकिन अमेरिका जैसा देश ऐसा है जिसके यहाँ सरकार तो इन्वॉल्व होती ही है, सरकार के साथ साथ वहां का एक प्राइवेट, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए नई नई चीजों को खोजने में अपना जो है वो भूमिका निभाता है। याद रखिए, यहां पर वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां पर भारत चीन विश्व के एकमात्र जो है डेवलपिंग विकासशील देश हैं जो 2023 में एआई में महत्वपूर्ण निजी निवेश किए हैं। याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और चीन ऐसे दो डेवलपिंग कंट्री हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट मतलब कि और लोग जैसे शामिल होने की जो है वो कोशिश किए के मामले में अमेरिका, याद रखिए, एआई निजी निवेश के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। यही मैंने अभी बताया है, वहां के लोग बिजनेस करते हैं लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वो अपना जो है रोल प्ले करते हैं, रिस्क लेते हैं, नई चीज खोजने में अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं। 2023 में 67 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि वैश्विक एआई निजी निवेश का 70% है। अमेरिका ने 2023 के ड्यूरेशन में 67 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो एआई के लिए, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो भी प्राइवेट तरीके से इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का 70% है। मतलब अमेरिका के लोग जो है नई चीज खोजने में, रिस्क लेने में डरते नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये था आपके लिए। नेक्स्ट देखिए,
अब यहां पर पहले नंबर पे किसने लगाया, तो अमेरिका ने। अभी हमने कहा है पहले सबसे ज्यादा आगे कौन है, सबसे आगे अभी हमने कहा है अमेरिका है। यूएसए जो है सबसे ज्यादा, खासकर एआई आदि पर जो है वो पैसा लगाने में वहां के लोग हिचकते नहीं है, वहां के लोग पीछे हटते नहीं है। दूसरे नंबर पे आप देखोगे चाइना है, दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना। और इस लाइन में हमारा भारत 10वें नंबर पे है। क्या है, भारत जो है वो 10वें नंबर पे जो है वो देखा गया है। रिपोर्ट में विकासशील देशों को बुनियादी ढांचा मतलब कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, इसे हम आप कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर व कौशल, याद रखिए, वह कौशल का मतलब होता है स्किल को मजबूत करने की वकालत की गई है। इस रिपोर्ट में क्या किया गया है, जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको जो है अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए, और जो उनका स्किल है उस स्किल को भी और ज्यादा मजबूत करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, जिससे वहां के लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो सके। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि मात्र 100 कंपनियां, ध्यान में रखिए, मात्र 100 कंपनियां, जिनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन की हैं, अनुसंधान व विकास में विश्व के 40% निजी निवेश के पीछे हैं, जो शक्ति के तीव्र संकेंद्रण मतलब कि सेंट्रलाइजेशन, याद रखिए, इसे हम आप क्या कहते हैं, तो इसे हम आप कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ये आपका सेंट्रलाइजेशन। तो टोटल अमेरिका और चाइना जितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया जाता है खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइंस के क्षेत्र में, उसमें से 40% इन्हीं का रोल है, जो कि दिखाता है कि इनका क्या है, इनका दबदबा है, इनका सेंट्रलाइजेशन है, इनका संकेंद्रण है। तो इस रिपोर्ट में ये पॉइंट भी बताया गया है। एंड एक टॉपिक हम आप फिर अब आ गए नए टॉपिक पे, 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ये आपका जो है 4 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, ध्यान में रखिए, 4 अप्रैल 2025। तो जो बिम्स्टेक है इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हम आप जानते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमने आपसे कहा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अभी इसका जो है आपका जो है वो हुआ है क्या, सम्मेलन हुआ है, जो कि थाईलैंड में जो है वो भी 6वां बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ है, याद रखिए। इसमें ये चूंकि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें उन देशों को शामिल किया गया है जो देश बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए थे, चूंकि बाद में नेपाल, म्यांमार और भूटान जैसे देश शामिल हो गए, जो कि बंगाल की खाड़ी से तो ये सारे नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो शुरुआती इसके 4 सदस्य थे, फाउंडर मेंबर थे, चाहे श्रीलंका हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये चारों देश जो है इनका कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से जो है इनका संबंध था, जो कि ये संगठन इसलिए बनाया गया था जिससे जो ये देश हैं, मतलब सदस्य देश हैं, ये एक दूसरे को आर्थिक रूप से और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के रूप में एक दूसरे का सहायता, एक दूसरे की मदद कर सकें, जिससे इस क्षेत्र का, खासकर जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, यहां पर लोगों का जो है विकास और जो है उन्नति हो सके। इसीलिए इस संगठन को 1997 में बनाया गया था, 1997 में, जिसमें फाउंडर मेंबर 4 थे, बाद में उनकी संख्या 7 हो गई थी, और यही जो आपके जो है संगठन है, जो सदस्य हैं, इन्हीं का 6वां 6 जो है वो समिट हुआ है, जो कि आपका थाईलैंड में हुआ है। तो ध्यान में रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आइए, मैंने आपको पूरी भूमिका बता दी है, अब पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। इसका आयोजन जो है वो कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन आपका हुआ है कहां पे, थाईलैंड में, बैंकॉक में। ध्यान देखिए,
कहां पर? तो थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, देखिए ये आपका देखिए 6 बिम्स्टेक समिट ये 4 अप्रैल 2025 को कहां पर हुआ है? तो ये आपका बैंकॉक में हुआ है। वो भी बैंकॉक कहां है? थाईलैंड में। और यहाँ की ये प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जहां होता है वहीं के लोग उसको लीड करते हैं, हेड होते हैं। तो यही है सिनावात्रा जी, ध्यान में रखिए, यही है सिनावात्रा। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये है सिनावात्रा जो थाईलैंड क्या? विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ये ध्यान में रखना है, ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ये मोहतरमा यही है जिन्होंने इस समिट को लीड किया है। क्या किया है? लीड किया है। ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं। ये जो है श्रीलंका की क्या है? प्रधानमंत्री हैं, सूर्या करके इनका नाम है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये केपी शर्मा ओली हैं, नेपाल वाले। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जो है आपके कहां के? ये यूनिस जी हैं। यूनिस भाई साहब यही हैं जो आपके बांग्लादेश की सरकार के क्या हैं? एडवाइजर हैं, लाइक आप कह सकते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। और ये सिनावात्रा जी हैं, ये भूटान के जो है प्रधानमंत्री हैं। और आप ये म्यांमार के जो है वहां के जो है मिनिस्टर हैं। तो ये जो है आपका हुआ है 6वां शिखर सम्मेलन जो हुआ बिम्स्टेक का, वो आपका हुआ है कहां पे? तो ये हुआ है आपका, अभी हमने कहा बैंकॉक थाईलैंड में। काठमांडू शिखर सम्मेलन, ध्यान रखिए, काठमांडू शिखर सम्मेलन 2018 के बाद पहली बार व्यक्तिगत बैठक हुई है। चूंकि 2018 के बाद 2019 में कोविड आ गया था, जिससे फिजिकल कोई बैठक नहीं हो पाई, सारी बैठकें आर्टिफिशियल होती रही, दैट इज ये ऑनलाइन होती रही। 2018 के बाद पहली बार ये आपकी फिजिकल जो है समिट हुई है, जिसमें सभी नेता जो है शामिल हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। इसकी थीम रखी गई थी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। इसे प्रो बिम्स्टेक कहा गया, प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, प्रो बिम्स्टेक, ये इसका थीम है। इंपॉर्टेंट है, थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध मतलब सब लोग जो है प्रॉस्परस तरीके से विकास करेंगे, सभी का विकास होगा, और लचीलापन होगा, और कहीं ना कहीं जो है ये आपका क्या होगा, जिससे सभी सदस्य देशों का क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जो है वो फायदा होगा। तो ये इसका जो है बिम्स्टेक की बात की गई। भारत और पड़ोसी प्रथम, क्योंकि भारत का क्या रोल है ध्यान से समझिएगा। भारत अपनी पड़ोसी मतलब नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों को प्राथमिकता देते हुए बिम्स्टेक के लिए 4S दृष्टिकोण मतलब 4S अप्रोच रखता है। याद रखिए, एक्ट ईस्ट जो है, एक जो है आया था लुक ईस्ट, ध्यान दीजिएगा। एक्ट ईस्ट कब आया है? तो ये तो पीएम मोदी ने शुरू किया है। इन्होंने जो आपका जो लुक ईस्ट था, जो कि किसके समय में ये पॉलिसी आई थी? विदेश जो है आपके संबंधों की, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की। तो ये आया था जब भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नरसिम्हा राव थे। याद रखिए, जब नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे, दैट इज 1991 की बात हो रही है, तब ये लुक ईस्ट आया था। मतलब पूरब की तरफ देखो, पूरब की तरफ मतलब जो पूर्वी देश है, खासकर आपके जो है आपका जो है वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, है ना। इधर आप आएंगे जो है क्या के वियतनाम तो बता ही दिया। तो ये सारे के सारे जो है लुक ईस्ट की बात कब आई थी? ये 1991 के इरा में आया। इसके लिए कौन थे? नरसिंह राव जो थे, जो उस समय हमारे यहाँ के पीएम थे, डॉक्टर नरसिम्हा राव जो है इसके लेकर आए थे। तो भारत आज की डेट में क्या करता है? एक्ट ईस्ट मतलब ईस्ट के प्रति हम एक्ट करेंगे, हम केवल देखेंगे नहीं, हमें एक्शन भी लेना है, को प्राथमिकता देते हुए बिम्स्टेक में 4S, याद रखिए इसमें 4S पे फोकस किया है। एक तो S का मतलब सम्मान, S मीन संवाद, S मीन शांति, और S मीन समृद्धि। दैट इज रिस्पेक्ट होना चाहिए सदस्य देशों का, जो है डायलॉग होना चाहिए, पीस होना चाहिए, और प्रॉस्परस की बात जो है इसमें की गई है। भारत के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे?
आर्थिक एवं डिजिटल कनेक्टिविटी। आप देखिए भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों और जिन देशों के साथ हमारा मित्रवत संबंध है उनके द्वारा हम डिजिटल कनेक्ट हो रहे हैं। हम अपने देश का जो यूपीआई है उस यूपीआई को हम दूसरे देश में लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो मुद्रा है उस मुद्रा को हम दूसरे देश में अपनी मुद्रा मतलब लोकल, दोनों देश जो है अपनी अपनी मुद्राएं लेन देन में यूज कर रहे हैं। हम डॉलर को जो है किसी किसी देशों में अब यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये समुद्री व परिवहन सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आपदा प्रबंधन और जलवायु सहनशीलता मतलब कि डिजास्टर मैनेज। आप देखिए अभी म्यांमार में जो है भूकंप आया, भारत सरकार ने अपना जो है मिशन जो है आपका ब्रह्मा, उसके द्वारा भारत सरकार ने म्यांमार में बहुत सारी जो है वो क्या भेजा, सहायता भेजी खाने के लिए, उनकी दवाओं के लिए। तो ये उसी का एक पार्ट है। आपदा प्रबंधन में रोल होगा और जलवायु सहनशीलता मतलब सभी सदस्य देश मिलकर के क्लाइमेट को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकें उस पर जो है अपना जो है एक पूरा फ्रेमवर्क जो है वो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है। ये एक भारत द्वारा उठाया गया कदम है। 2024 में चौथा संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास सदस्य देश क्या करेंगे, एजुकेशन, हेल्थ एंड जो स्किल डेवलपमेंट है उसको सदस्य देशों के द्वारा डेवलप करके एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया जाएगा। बोधि ये सरकार द्वारा योजना लाई गई थी जिसका मतलब है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो सदस्य देश हैं उन देशों को भारत सरकार वहां के लोगों को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, जिससे वहां के युवाओं का जो है स्किल डेवलपमेंट हो सके और वो विभिन्न प्रकार के जो है अपना जो है रोजी रोजगार का जो है व्यवस्था कर सके। ठीक है, उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय व वन अनुसंधान संस्थान दैट इज देहरादून और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि आपका बिहार में छात्रवृत्तियों का विस्तार किया गया है। ये भारत सरकार ने कदम उठाया है। जो छात्रवृत्ति दी जाती है, जो आपका जो है मतलब आप कह सकते स्कॉलरशिप दी जाती है, वो स्कॉलरशिप जो है सदस्य देशों के जो कैंडिडेट हैं उनको जो है देने का विस्तार किया गया। मतलब सदस्य कई देशों को ये भारत सरकार ये व्यवस्था जो है क्या कर रही है, प्रोवाइड करने की बात जो है वो कर रही है। अंतरिक्ष एवं तकनीकी सहयोग मतलब स्पेस एंड टेक्निकल जो है कॉपरेशन की बात की गई है। सभी सदस्य देश आपस में मिल करके वो क्या करेंगे, स्पेस और टेक्निक में अपना जो है क्या करेंगे, एक दूसरे का कॉपरेशन और सहयोग करेंगे। सांस्कृतिक और खेल आदान प्रदान, याद रखिए सांस्कृतिक और खेल आदान प्रदान। संस्कृति, एक दूसरे की संस्कृति का जो है क्या करना, वो जो है आपका सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना और खेलों का आयोजन करना जिससे हमारे बीच भाईचारा बढ़े, जिससे हमारे बीच हमारी जो संस्कृति है एक दूसरे की संस्कृति को पहचान कर सके, जिससे हमारे बीच का जो एक भावनात्मक जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, मजबूत होगा। इसके लिए भारत सरकार ने ये कदम जो है उठाया हुआ है। एथलेटिक, देखिए बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट 2024, ये वो खिलाड़ी थे जो आपके बिम्स्टेक सदस्य देशों के थे। और पहले बिम्स्टेक गेम 2027 का आयोजन भारत सरकार ने कह रखा है 2027 से हम बिम्स्टेक गेम जो है स्टार्ट करेंगे जिनमें बिम्स्टेक के सदस्य देशों के जो है खिलाड़ी आपके शामिल होंगे। अब देखिए इसके बारे में हम बताए हैं, मतलब बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक अभी हमने आपसे क्या कहा, इसका जो फुल फॉर्म है समझिएगा, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका जो है आपका क्या है तो फुल नेम है। ये कब बनाया, एक जो है रीजनल जो है ग्रुप है, याद रखिए क्षेत्रीय समूह है, स्थापित किया गया था 1997 में। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। सदस्य देश इसमें बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार, नेपाल और भूटान। कितने सदस्य हैं आज की डेट में, 7 सदस्य इसके हैं, जबकि फाउंडर मेंबर यही 4 थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और आपका थाईलैंड। बाद में हमने म्यांमार और नेपाल और भूटान को भी इसमें शामिल कर लिया। तो याद रखिए बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं, तो बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। हेडक्वार्टर इसका कहां है, ढाका में है।
और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। और यह एक आपका जो है रीजनल ग्रुप है, मतलब किसी रीजन को जो है ये रिप्रेजेंट आपके करते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए, आज हमारी आपकी करंट अफेयर की क्लास यहीं पर खत्म और समाप्त होती है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो है आप एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।